नमस्कार साथियों, मैं रामगोपाल कमौत आपका स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पता आपको, अपन सोइल साइंस से रिलेटेड जो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जो कोर्स चलता है सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको इस कोर्स की सारी टॉपिक वाइज क्लासेस, इसके बाद में वन शॉट क्लासेस, वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, जो 2024-25 के अंतर्गत आपका जो सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का जो पेपर हुआ था उसका अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन केवल 2024 और 25 एक ही साल का देखते हैं, क्योंकि जो डीन कमेटी चेंज हुई है उसके लिए आपको पिछले साल जो क्वेश्चन आ रहे थे या पिछले जो 5th डीन में जो पेपर था उनको देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस 6 डीन का पेपर देख लो, वही खूब है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले 2024-25 का ये पेपर है। ठीक है, तो इसमें जो सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट आपका कोर्स है उसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आए थे छोटे, वो देख लेते हैं, और बड़े कौन से आए और लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे बड़े आते हैं वो कौन से थे। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए, उसके बाद में इनके आंसर को भी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके डेफिनेशन में आई थी हिडन हंगर क्या कहते हैं, हिडन हंगर किसे कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स एसटीसीआर क्या होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, अगला आता है वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। ये सारे जो डेफिनेशन है वो आपके एक एक नंबर में आई थी, और इन सारी डेफिनेशनों का जो अपन लेक्चर लिए थे उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया था इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट बताए थे वो सारे सारे पेपर में आ रखे हैं। तो आप अपने सारे के सारे जो लेक्चर है उनको जरूर देखना, वन शॉट क्लास को देखना और इन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना। अगला आता है कि जो एक 6 से 8 लाइन में लिखने वाले पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से थे उसके बारे में, इन सब के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, यही देखते जाएंगे और उनके क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, वहां क्वेश्चन देखने में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है हिडन हंगर। क्या होता है हिडन हंगर और इससे रिलेटेड कुछ और क्या हो सकता है उनके बारे में भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहला आती है आपकी डेफिनेशन हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है, वो अवस्था जिसमें पौधे में किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी होती है लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कोई भी विजुअल सिम्टम नहीं दिखा जाता। मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, अब इसके अंतर्गत यदि किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, न्यूट्रिएंट की तो कमी है, ठीक है, मान लो जैसे पोटेशियम, फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस की इसमें कमी है, लेकिन ये सिम्टम नहीं दिखाएगा, सिम्टम नहीं दिखाएगा कि मेरे पास फास्फोरस की कमी है और यील्ड का रिडक्शन होगा। तो हिडन हंगर किसे कहते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है लेकिन वो सिम्टम नहीं दिखाता है और यील्ड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, हिडन हंगर कहते हैं। हिडन हंगर मेनली किस न्यूट्रिएंट में देखी जाती है, तो सबसे ज्यादा फास्फोरस, उसके बाद में पोटेशियम में देखी जाती है, ये याद रखना। अगली एक और इससे रिलेटेड डेफिनेशन होती है लग्जरी कंजप्शन। लग्जरी कंजप्शन, लग्जरी कंजप्शन क्या होता है, लग्जरी कंजप्शन क्या होता है, लग्जरी कंजप्शन होता है कि अपनी नीड है उससे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं प्लांट। मान लो कि 5 ग्राम चाहिए किसी की, वो अपने अंदर क्या ले लेंगे, 10 ग्राम ले लेंगे, लेकिन जो 5 ग्राम से आपको 2 क्विंटल यील्ड आ रही थी, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, वो इस 10 ग्राम से आएगी। यानी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन तो अपने अंदर बढ़ा लेंगे लेकिन यील्ड में कोई भी बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, उसे क्या कहते हैं, लग्जरी कंजप्शन कहा जाता है। वो लग्जरी कंजप्शन किसके लिए देखा जाता है, मेनली पोटेशियम, उसके बाद में फास्फोरस में, और किस क्रॉप में देखा जाए तो फोडर क्रॉप के अंतर्गत इसको सबसे ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। लग्जरी कंजप्शन और हिडन हंगर के बारे में आपने देख लिया क्या होता है, दोनों के बारे में, दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हो गया। अब और ये भी याद रखना है कि किस न्यूट्रिएंट के केस में
इसको देखा जाता है और किस क्रॉप में इसको देखा जाता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये आपको याद रखना चाहिए। इस बार हिडन हंगर आया तो क्या पता अगली बार लग्जरी कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है। सेकंड है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब सारी चीजों को मिक्स करना, जितने भी आपके पास न्यूट्रिएंट के रिसोर्सेज है उन सब का एक साथ यूज करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाता है, जिसके अंतर्गत बायो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्यूर सबका यूज करके सॉइल फर्टिलिटी को मैनेजमेंट करना इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाता है। अगला होता है कस्टमाइज फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जो किसी लोकल कंडीशन या किसी क्रॉप या किसी स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के आधार पर जिन फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? कस्टमाइज फर्टिलाइजर। यानी ऐसे फर्टिलाइजर जिनकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स नहीं होती, अपने अनुसार उनको चेंज करके बनाया जाता है, उन्हें कहते हैं कस्टमाइज फर्टिलाइजर। किसने बनाया था? सबसे पहले टाटा कंपनी ने बनाया था। ठीक है। इसके बाद में इसमें कौन कौन से होते हैं? मैक्रो प्लस माइक्रो दोनों ही न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अगला आता है एसटीसीआर। एसटीसीआर क्या होता है? सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। किसने दिया था? रामामूर्ति ने दिया था। ठीक है, डॉक्टर रामामूर्ति जो थे इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि पहले किसी भी क्रॉप की एक यील्ड फिक्स कर दो, उसके आधार पर उसको कितना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है, कितना सोइल उसमें कंट्रीब्यूट करी है और कितना उसके द्वारा फर्टिलाइजर के द्वारा उसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है, उन तीनों को देखकर एसटीसीआर का जो है इससे पता लगाया जाता है। यानी सबसे पहले यील्ड फिक्स कर ली, उसके बाद में इन तीनों प्रिंसिपल को यूज करते हैं। उस यील्ड के लिए न्यूट्रिएंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो न्यूट्रिएंट सोइल से कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और वो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर से कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये बात इसमें याद रखना। अगला आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैटर को केचुए के द्वारा प्रिपेयर की गई खाद, यानी वो खाद जो किसके द्वारा? अर्थवॉर्म के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट नॉर्मल की तुलना में ज्यादा होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 1.5%, 1% और 1.5% होता है। ठीक है, मेनली कौन सी स्पीशीज काम में ली जाती है? तो आइसिनिया फोइटिडा काम में ली जाती है। ठीक है। अगला आता है बायो फर्टिलाइजर। क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या लिविंग सेल होती है या लिविंग माइक्रोब्स होते हैं, जिसके द्वारा प्लांट न्यूट्रिएंट को फिक्स किया जाता है सोइल के अंतर्गत, उसे क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसे कि राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, पीएसबी, ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करते हैं, जबकि फास्फोरस वाले क्या करते हैं? फॉस्फेट की सोल्युबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। अगला ये लग्जरी कंजप्शन अपन ने देख लिया। क्या होता है कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत रिक्वायरमेंट से ज्यादा न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं, लेकिन यील्ड में किसी भी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं होती है। ठीक है। अगला होता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर जिसके अंतर्गत 2 या 2 से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। 2 और होते हैं, एक होता है स्टेट फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें केवल ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट या तो नाइट्रोजन होगा या फास्फोरस होगा या पोटेशियम। तीसरा होता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें दो फर्टिलाइजर है, ये कोई एक फर्टिलाइजर है, ये कोई एक फर्टिलाइजर है, इन दोनों को फार्मर के फील्ड पर फिजिकली मिक्सचर करके जो प्रिपेयर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिक्स फर्टिलाइजर। जैसे फार्मर अपने फील्ड पे ले गया, यूरिया और डीएपी का कट्टा दोनों को एक साथ मिक्स करके इसका निर्माण करता है। ठीक है। अगला होता है फर्टिलाइजर ग्रेड। फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है? मिनिमम गारंटेड परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिमम गारंटेड परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर
यानी फर्टिलाइजर में मिनिमम गारंटेड परसेंटेज कितना है उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर ग्रेड कहते हैं। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये फर्टिलाइजर रेशियो लिखा हुआ, इसे ऐसे नहीं करते। फर्टिलाइजर ग्रेड को कैसे लिखा जाता है, मान लो 18, 46 और 0, फर्टिलाइजर ग्रेड को इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी मिनिमम गारंटेड परसेंटेज, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है, मिनिमम गारंटेड परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर क्या कहलाता है, फर्टिलाइजर ग्रेड कहलाता है। और इसको किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे डीएपी की बात करें तो डीएपी में कितना 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और पोटेशियम 0, तो इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक होगा, ये क्या होता है, फर्टिलाइजर रेशियो होता है। यानी भी किसी भी न्यूट्रिएंट या किसी भी फर्टिलाइजर में किस प्रकार से न्यूट्रिएंट है उनको एक रेशियो के फॉर्म में शो करना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजर रेशियो कहलाता है। ठीक है, अगला होता है कार्बन सिक्वेंट्रेशन। क्या है, यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन को सोइल में स्टोर करना कार्बन सिक्वेंट्रेशन कहलाता है। वो प्रोसेस होते हैं जिसमें एटमॉस्फेयर से CO2, सोइल ऑर्गेनिक कार्बन, फॉरेस्ट, इन सब से स्टोर किया जाता है किसमें, सोइल के अंतर्गत कार्बन को, उसे कहते हैं कार्बन सिक्वेंट्रेशन कहते हैं। अगला न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, मतलब कितने भी कोई फर्टिलाइजर दे रहे उसमें से कितना प्लांट के लिए वो उसमें न्यूट्रिएंट है वो काम आ रहा, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। मतलब आप यदि कोई फर्टिलाइजर दे रहे हो उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसमें से प्लांट के लिए कितना काम आ रहा, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कहते हैं। पौधों द्वारा उपलब्ध पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग करना ताकि उससे उपज को बढ़ा सकते हैं। मान लो 100 किलोग्राम यूरिया दिया, उसमें से प्लांट के लिए कितना काम आया, 30 to 50 किलोग्राम प्लांट के लिए काम आया, वो यील्ड को बढ़ाते हैं, उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कहते हैं। सॉरी, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी में अलग अलग न्यूट्रिएंट की अलग अलग होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट। 30 to 50%, फास्फोरस 15 से 20%, पोटेशियम 7 to 80%, सल्फर 8 से 10% और माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 से 2% इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं जो 1 से 100 नैनोमीटर पार्टिकल साइज के होते हैं, आकार छोटा होता है इसलिए एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। इसके बाद में इनकी कॉस्ट कम होती है, ट्रांसपोर्ट में खर्चा कम आता है और एनवायरमेंटल के लिए भी क्या है, सेफ है। ठीक है, ये बात याद रखना। अगला आता है आपका सोइल फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी। इसको भी अपन ने वन शॉट में अच्छे से देखा था, क्या होता है दोनों। सॉरी, सोइल फर्टिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सोइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, यानी सोइल की कितनी क्षमता है कि वो न्यूट्रिएंट कितना प्रोवाइड कर सकती है प्लांट को, उसे कहते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी में क्या आता है, फर्टिलिटी के साथ में मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है, तो ये क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, एक ब्रॉड टर्म, लेकिन सॉरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्रॉड टर्म, फर्टिलिटी उसका छोटा पार्ट हो जाएगा। इसको कहाँ पता लगाया जाता है, लैब में। इसको कहाँ लगाते हैं, फील्ड में। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसमें नेचुरल प्रॉपर्टी के साथ मैनेजमेंट दोनों आता है। सारी फर्टाइल सोइल, all fertile soil not productive but all productive soil are fertile, all productive soil are fertile but all fertile soil are not productive, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में सोइल टेस्ट के द्वारा मापी जा सकती है, इसमें क्रॉप यील्ड से मापते हैं। ठीक है, अगला आता है ग्रीन मैन्यूरिंग और ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग में क्या फर्क है। ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होती है, सबसे पहले मैन्यूरिंग क्या होती है। मैन्यूरिंग का अर्थ होता है, ग्रीन मैन्यूरिंग का, कि जो भी क्रॉप प्लांट अपन फील्ड में उगाते हैं उनको फ्लोवरिंग स्टेज पे फील्ड में ही दफना देना क्या कहलाता है, ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। दो प्रकार की होती है, ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। अब जो ग्रीन मैन्यूरिंग होती है इसमें क्या करते हैं, फसल को खेत में उगाया, ये कोई फील्ड है, इसी फील्ड में क्रॉप उगाते हैं और उसी फील्ड में दफना देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। लेकिन इसमें उगाते हैं, यहाँ ले जाके दूसरे फील्ड में दफनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत मेनली क्रॉप्स आती है, इसमें कुछ
ट्री की पत्तियां या फिर ब्रांचेज या स्टेम वगैरह भी यूज होता है। एग्जाम्पल ढेचा और सनेम, इसमें ग्लिसरीडिया, नीम, सुबाबुल, करंज ये सब आते हैं। अगला आता है आपका, इन दोनों के बारे में एग्जाम्पल है कि ये खेत में उगाई जाती है, ये खेत से बाहर लाकर डालते हैं। सोइल में आवश्यक होती है, अतिरिक्त भूमि दूसरी भूमि के लिए काम में ले जाते हैं, मेन फील्ड से दूसरे फील्ड में लेके जाते हैं। टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कम लगता है, कॉस्ट इसमें ज्यादा आती है लेकिन इसमें कॉस्ट कम आती है क्योंकि कहीं और उगा रखे हैं और वहीं से ले आते हैं, क्योंकि मेन फील्ड उसमें किसी और काम में भी यूज आ सकता है। लेग्यूम क्रॉप इसमें ट्री काम में लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब इनके क्या क्या बेनिफिट है, ग्रीन मैन्योर डालोगे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, यदि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा तो फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की इंक्रीज हुई, एरिएशन इंक्रीज हुआ सॉरी, और जो स्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज हुई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई, नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। अगला आता है असेंसिलिटी। असेंसिलिटी का क्राइटेरिया किसने दिया था, सबसे पहले 1939 में आर्नोन और स्टाउट ने दिया था, और वापस आर्नोन 1954 में इसको वापस रिवाइज किया था। इसकी डेफिनेशन किसने दी थी असेंसिलिटी की, वो थे निकोलस नाम का साइंटिस्ट था, उसने दी थी। क्या होते हैं, तीन होते हैं, एक भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सेकंड, स्पेसिफिक फंक्शन, एक का काम वही करेगा, कोई दूसरा आकर उसका काम नहीं कर पाएगा। और अगला आता है कि वो डायरेक्ट मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसमें इसका रोल होता है। तो कौन कौन से, एक का काम दूसरा नहीं कर पाएगा, स्पेसिफिक, एक की कमी हुई तो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तीसरा वो डायरेक्ट रोल होता है उसके मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। ये तीन इसके क्राइटेरिया थे, किसने दिए थे 1939, कौन था आर्नोन स्टाउट, वापस किसने रिवाइज किया 1954, किसने आर्नोन ने, डेफिनेशन किसने दी थी निकोलस ने दी थी, ठीक है। ये किसके लिए थे, तो 17 जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसके लिए थे। अब कौन कौन से हैं 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट, तो सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, CHO, NPK जो प्राइमरी है, CMGS सेकेंडरी है, और ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन कौन से, फेकू, मंजन, बमो, निकल, फेकू, मंजन, बमो, निकल, ये याद रखना। अगला आता है कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू प्लांट, कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के पास में, ठीक है। तो इसके लिए तीन मैकेनिज्म काम में लिए जाते हैं, एक होता है मास फ्लो, मास फ्लो जिसमें क्या होता है वाटर के साथ में जाता है, अलोंग विथ वाटर, अलोंग विथ वाटर, किसके द्वारा, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के द्वारा होता है, क्या कहते हैं इसे, कन्वेक्टिव फ्लो भी कहा जाता है, ठीक है। किस किस के लिए होता है, नाइट्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए भी होता है। कहां होता है, जहां पानी की अच्छी व्यवस्था हो वहां पर। अगला आता है कौन सा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता, अपनी हायर कंसंट्रेशन से न्यूट्रिएंट का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। किसके द्वारा होता है, तो थ्रो द वाटर, थ्रो द वाटर, थ्रो द वाटर होता है, ठीक है। डिफ्यूजन कौन सा लो करता है, फिंकी लो, फिंकी लो फॉलो करता है, किसमें होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन और जिंक में होता है। अगला आता है रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन इसमें क्या होता है, यहाँ कोई मान लो क्ले सरफेस है और यहाँ कोई प्लांट की रूट है, तो ये रूट खुद मूव करेगी इसके पास और वहां से न्यूट्रिएंट लेती है, उसे क्या कहते हैं, रूट इंटरसेप्शन। किसमें होता है, मेनली कैल्शियम में होता है और जिंक में भी होता है, मैग्नीशियम में होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। तो मेनली इसका एग्जाम्पल कौन सा है, वो है कैल्शियम। अगला आता है कि इसमें रूट वॉल्यूम कितना होता है सोइल में, सोइल में यदि रूट वॉल्यूम की बात करें तो 1% से कम, और रूट इंटरसेप्शन से कितना न्यूट्रिएंट अपटेक होता है, तो 1 से 3% न्यूट्रिएंट अपटेक होता है और वॉल्यूम 1% से कम होता है, ठीक है। अगला हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन।
फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के कौन कौन से मेथड है, तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के डिफरेंट मेथड है, वो डिफरेंट मेथड अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग क्रॉप के लिए, अलग अलग सोइल के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। वो सारे मेथड कौन कौन से है? सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग, यानी सोइल सरफेस पर यूनिफॉर्मली हाथों के द्वारा छिड़काव करना, क्या कहलाता? ब्रॉडकास्टिंग। दो प्रकार का, बेसल सोविंग के टाइम, टॉप ड्रेसिंग खड़ी फसल में छिड़काव करना। अगला आता प्लेसमेंट। प्लेसमेंट यानी ये आपकी कोई रूट है क्रॉप की, ठीक है, इस रूट के पास में न्यूट्रिएंट देना क्या कहलाता है? प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है, बैंड प्लेसमेंट, मान लो ये कोई रूट है, बैंड प्लेसमेंट इसके नीचे दे सकते हैं। डीप प्लेसमेंट थोड़ा बहुत ही नीचे देते हैं ताकि रूट की ग्रोथ और नीचे हो सके। और साइड प्लेसमेंट इधर इधर देते हैं, कितनी? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे देते हैं, ठीक है। अगला आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है? सीड के साथ में अपन जब सीड की सोविंग करते हैं सीड ड्रिल के द्वारा, तो सीड और फर्टिलाइजर दोनों को मिक्स करके जो देते हैं उसे क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं। अगला आता है फोलियर एप्लीकेशन। कहाँ किया जाता है? जहां पर वाटर की कमी होती है या रेनफेड कंडीशन में सोल्यूबल फॉर्म में देते हैं, ठीक है। अगला आता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन कहाँ पे करते हैं? जहां पर सिंचाई की सुविधा अच्छी खासी हो वहां पर फर्टिगेशन किया जाता है, ठीक है। अगला होता है स्टार्टर सॉल्यूशन के रूप में। स्टार्टर सॉल्यूशन के रूप में क्या करते हैं? रोपाई के समय देते हैं, जब प्लांट की रोपाई करते हैं तब देते हैं। और रूट डिपिंग में क्या करते हैं? रूट डिपिंग में एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। पानी लिया, उसमें न्यूट्रिएंट डाले और एक सॉल्यूशन बनाया, और प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसकी रूट को कुछ समय के लिए उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं ताकि वहां से न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर सके और उसको मेन फील्ड में बाद में लगा दिया जाता। इसमें किस किस का यूज कर सकते हैं? तो राइजोबियम कल्चर का यूज कर सकते हैं। अगला पीएसबी का यूज कर सकते हैं। अगला कुछ हार्मोन्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आईएए, रूट ग्रोथ के लिए काम में जो लिया जाता है उनका यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होती है? लागत भी कम आती है और उत्पादन भी बढ़ता है और यूज एफिशिएंसी भी बढ़ती है, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर है जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर आते हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सोइल पीएच, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? वो है सोइल मॉइस्चर। अब पीएच की कैसे है? ये है आपकी 7 या न्यूट्रल, 0 और 14। यहाँ एसिडिक पीएच, सॉरी एल्कलाइन पीएच, यहाँ एसिडिक पीएच, यहाँ न्यूट्रल पीएच। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी किस पीएच पे होती है? 6.5 से 7.5 पे। एसिडिक पीएच पे कौन मिलेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे और पोटेशियम मिल जाएगा। हायर पीएच पे फास्फोरस मिल जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम और बोरॉन की अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। अगला टेम्परेचर, एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है 10 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। 10 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर होता है वहाँ माइक्रोब की एक्टिविटी, रूट ग्रोथ सब अच्छी होती है, इसलिए वहाँ न्यूट्रिएंट अच्छे अवेलेबल होते हैं। अगला, यदि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगला आता है सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर की बात करें कि कौन से टेक्सचर में, तो याद रखना लोम सबसे अच्छा होता है। यदि सैंड होगा तो उसमें सरफेस पे एब्जॉर्प्शन कम होगा और सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लीच आउट हो जाएगा। लेकिन क्ले में क्या हो जाएगा? सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन में कम होगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अगला एरिएशन, प्रॉपर एरिएशन होगा तो प्रॉपर रूट ग्रोथ होगी, जिसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ठीक है। अगला फैक्टर आता है माइक्रोबियल एक्टिविटी। यदि माइक्रोब की एक्टिविटी अच्छी हुई, लाइक राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा करेगा, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, पीएसबी फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया जो फास्फोरस का इनसोल्यूबल फॉर्म है उसको क्या करेगा? सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सीसी, यदि सोइल की सीसी अच्छी हुई तो वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट को अपने अंदर क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा, जिससे उनकी लॉसेस कम होंगे, ठीक है। ये था आपके कौन कौन से फैक्टर है उनके बारे में। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसलिए इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं लिखना, बस फैक्टर और एक एक दो दो लाइन लिखना। यदि बड़ा क्वेश्चन आता है
तो फिर आपको इसको डिटेल में लिखना है। अगला जैसे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट क्या है, वो भी इसके एक फैक्टर है। सही टाइम पे देना चाहिए, सही समय पे देना चाहिए, सही मेथड देना चाहिए और सही सोर्स होना चाहिए। 4 फैक्टर होते हैं 4R: सोर्स, टाइम, मेथड और रेट। टाइम, सोर्स, मेथड और रेट। इसके बाद में क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए किसके लिए, लेग्यूम वगैरह क्रॉप से, ठीक है। अगला आता है आपका कि लॉन्ग क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। बड़े क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इन सब के बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला INM क्या होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीजों को एक साथ मिक्स करके लिखना क्या कहलाता है, मिक्स करके यूज करना क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड। जैसे आपके पास जितना भी बायोलॉजिकल सोर्स है, जितना केमिकल सोर्स है, कुछ माइक्रोब्स है, कुछ जैविक सोर्स है, उन सब का एक साथ यूज करना क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्यों करते हैं, ताकि सोइल को लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाए रख सकते हैं, इको फ्रेंडली हो, ठीक है, इसके लिए करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही और बैलेंस न्यूट्रिएंट, फर्टिलिटी बनी रहे, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, यूज एफिशिएंसी ज्यादा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट कम आएगी और एनवायरमेंटली सेफ होता है, ठीक है। अगला होता है, ये तो क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले कि जो फर्टिलिटी है लंबे समय तक बनी रहेगी, सॉइल हेल्थ में सुधार होगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस का कंटेंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगला होता प्रोडक्शन क्या आएगा, ज्यादा आएगा सॉरी, यूज एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, कम होगी। एनवायरमेंटली क्या होगा, सेफ होगा क्योंकि पोल्यूशन का चांस कम होगा। माइक्रोब के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद में सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए भी क्या होगा, फायदेमंद होगा। अगला बात करते हैं कंपोनेंट कौन से हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में देखते हैं कि जो इंटीग्रेट। अब बात करते हैं कि INM के कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसके डिफरेंट कंपोनेंट जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और जैविक कंपोनेंट कौन कौन से, इनके बारे में। सबसे पहले इसमें आता है केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, वो फर्टिलाइजर जिनको केमिकल प्रोसेस के द्वारा काम बनाया जाता है, फैक्ट्रियों के अंतर्गत सिंथेसाइज किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल, DAP, यूरिया, SSP, MOP, SOP, ये सारे इसके एग्जांपल है, ठीक है। अगला आता है ऑर्गेनिक मैन्यूर। ऑर्गेनिक मैन्यूर कहाँ है, ऑर्गेनिक मैन्यूर, ऑर्गेनिक मैन्यूर में क्या क्या आते हैं, ऐसे जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, उसमें कौन से आते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर। इसमें क्या आता है, FIM आता है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्यूरिंग आता है। अगला आता है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में आते हैं आपके कुछ माइक्रोब्स, उन माइक्रोब्स का यूज करके न्यूट्रिएंट कंटेंट को सोइल में बढ़ाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। जैसे राइजोबियम किस में काम में लेते हैं, लेग्यूम क्रॉप में। किसके लिए काम में लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एजोटोबैक्टर और एजोस्पर्म इनको सीरियल क्रॉप में काम में लिया जाता है। PSP फास्फोरस इनसोल्यूबल, जो इनसोल्यूबल फॉर्म होती है उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और वेम, वेम किसके लिए, फास्फोरस के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। अगला आता है क्रॉप रेजिड्यू। क्रॉप रेजिड्यू क्या होता है कि अपन क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो भी वेस्ट बचता है उसको फील्ड में छोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रॉप रेजिड्यू होता है। उसमें ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। अगला ग्रीन मैन्यूरिंग। ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होता है कि हरे प्लांट को फील्ड में प्लो चलाकर दफना देना क्या कहलाता है, ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज करना जैसे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में दो होते हैं, एक तो 7 हेप्टाहाइड्रेट, एक मोनोहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट में 21% जिंक होता है, 21% जिंक होता है, जबकि मोनोहाइड्रेट में 33% जिंक होता है। बोरेक्स, बोरेक्स में 10.5% क्या होता है, बोरोन होता है।
फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट में कितना होता है 19%, क्या होता है आयरन होता है, ठीक है। एक होता है फेरिक सल्फेट, फेरिक में कितना होता है 17% होता है, ठीक है। अगला आता है इसमें सोइल टेस्ट, जो सोइल सैंपल लेते हैं उसको लैब में ले जाते हैं, डिफरेंट मेथड डिफरेंट फर्टिलाइजर का एनालिसिस करते हैं और उसके द्वारा पता लगाते हैं कि किस न्यूट्रिएंट की कमी है, वो भी किसका पार्ट है, आईएनएम का पार्ट है। इसके बाद में क्रॉप रोटेशन करना, ताकि सोइल के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट बैलेंस बना रहे या फिर माइक्रोब्स का जो बैलेंस है वो बना रहे, सोइल की फिजिकल और केमिकली हेल्थ बनी रहे, ठीक है। इसके बाद में आईएनएम का क्या क्या बेनिफिट होगा, सीधी बात है बैलेंस न्यूट्रिएंट होगा, फर्टिलिटी का अच्छा मैनेजमेंट होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। इसके बाद में एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा, क्यों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का साथ में यूज करेंगे तो रेजिड्यू इफेक्ट कम होगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है आसान है, इसलिए इनको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं। इनमें क्या है आपको खुद 3 से 4 साल इसको लगातार पढ़ रहे, तो इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है कि उसमें आपको ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ाने की चीजें, ये बहुत इजी है जो आपको भी आता है। बस आपको इसमें ये पता लगाना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है और कैसे लिखना है और कितना लिखना है, बस ये देखना है, ठीक है। अब आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को एरोबिक और एनाएरोबिक कंडीशन में माइक्रोब के द्वारा डिकम्पोज करना क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है। कंपोस्ट के बहुत सारे मेथड है, कौन कौन से मेथड है, सबसे पहले इंडोर मेथड, किसने दिया था, अल्बर्ट हावर्ड ने दिया था, अल्बर्ट हावर्ड ने दिया था। बेंगलोर मेथड किसने दिया था, सीएन आचार्य ने दिया था, सीएन आचार्य ने दिया था। नाडेब मेथड किसने दिया था, नाडेब काका ने दिया था, नाडेब काका कहाँ के थे, महाराष्ट्र के, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, अर्थवॉर्म का यूज करके, अर्थवॉर्म जो होती है उसका यूज करके कंपोस्ट प्रिपेयर करना क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट। पिट मेथड किसने दिया था, सीएन आचार्य ने दिया था, जिसे ट्रेंच मेथड भी कहा जाता है। हिप मेथड क्या होता है, एक स्टोरेज करने का मेथड होता है, किसको, एफओएम को, जो मेनली फॉलो होता है लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। इसके बाद में ट्रेंच मेथड होता है, सॉरी पिट नहीं, जो ट्रेंच मेथड है वो किसने दिया था, सीएन आचार्य ने दिया था। सबसे पहले इंदौर मेथड किसने दिया, अल्बर्ट हावर्ड ने, कब दिया, 1924 में, कहाँ दिया, इंदौर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर में दिया था। कौन सा मेथड, एरोबिक मेथड। मेन चीज 3 लाइन, क्या सामग्री होती है, सारे मेथड में एक ही है, क्रॉप रेजिड्यू, एफओएम और जो गोमूत्र होता है, राख मिट्टी पानी वगैरह साफ होता है, सब यूज करते हैं। और पिट की साइज, पिट की साइज कितनी होती है, याद रखना 30 3 1, 30 मीटर क्या होती है लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई यूज करते हैं। ये साइज अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखी है, किसी की फिक्स साइज नहीं है, ठीक है, ये अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। निर्माण की प्रोसेस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लो अपने ये गड्ढा खोद दिया, ठीक है, तो सबसे नीचे क्या डालेंगे, सबसे नीचे लीव्स, यहाँ क्या आ जाएगी, लीव्स डाल देंगे, ठीक है, लीव्स डाल दी। उसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड लेयर में यहाँ कोई गोबर डाल दिया, ठीक है, गोबर और गोमूत्र दोनों एक साथ डाल देते हैं। अब थर्ड लेयर में क्या करेंगे, थर्ड लेयर में इसके अंतर्गत सोइल डाल देंगे, ठीक है, यहाँ सोइल डाल दी, ठीक है। इसके बाद में ये लेयर हो गई। अब एज इट इज सेम, ये के ये लेयर वापस यहाँ, ये के ये यहाँ, जहां तक कि ये ऊपर की तरफ नहीं भर जाए, पूरा भर गया, उसके ऊपर भी 5 सेंटीमीटर तक इसको भर देते, कितना, 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ भर देते हैं, अलग अलग लेयर में भर देते हैं। अब 10 दिन बाद में क्या होगा, 10 से 15 दिन बाद में ये थोड़ा नीचे बैठेगा, थोड़ा डिकम्पोज होगा और उसके बाद में वापस इसको इतना का इतना भर के छोड़ देते हैं। कितने टाइम गए, 4 मंथ, एवरेज 4 से 5 मंथ तक छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, टर्निंग करते रहते हैं, कितने दिन में, 3 टर्निंग करते हैं, पहली टर्निंग 15 दिन, सेकेंड दूसरे 15 दिन, मतलब 30 दिन बाद में तीसरी 60 दिन, पहली 15 दिन, सेकेंड वापस 15 दिन,
सेकंड 15 दिन और वापस फिर 30 दिन के हिसाब से इसकी टर्निंग करते रहते हैं। ठीक है, तो कितनी टर्निंग? 3 टर्निंग। कब कब? पहली 15 दिन, सेकंड फिर 15 दिन बाद, फिर 60 दिन बाद में करते हैं। टाइम कितना लगता है? 3 to 4 मंथ लगते हैं, 3 to 4 या 3 to 5 मंथ लगते हैं। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे कि अपना कंपोस्ट बनके तैयार हो चुका है? तो क्या होगा? ब्राउन कलर का होगा, मिट्टी जैसी खुशबू आएगी, नॉर्मल टेम्परेचर होगा और महीन स्ट्रक्चर का होता है। तो अपने को पता लग जाएगा कि अपना जो मेन्यू कंपोस्ट है वो बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया है। ठीक है, इसके बाद में इसके क्या क्या बेनिफिट है? यदि आप ऑर्गेनिक मैटर यूज करोगे तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, सोइल स्ट्रक्चर में इंप्रूव होगा, सोइल की फिजिकल स्ट्रक्चर बढ़ेगी, सोइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सोइल में एरिएशन अच्छा होगा, सोइल की माइक्रोब की ग्रोथ अच्छी होगी, रूट ग्रोथ अच्छी होगी, ओवरऑल आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला मेथड कौन सा? बेंगलोर मेथड। किसने दिया? CN आचार्य ने दिया। कौन सा मेथड? एनारोबिक मेथड। इसमें कोई भी पलटाई की आवश्यकता नहीं होती है और कितना टाइम लगता है? इसमें 6 महीने के समथिंग लगते हैं, 5 से लगाकर 6 महीने, 8 महीने नहीं, 5 से 6 महीने तक का टाइम लगता है। ये बात याद रखनी। ठीक है, अगला वापस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एरोबिक है, ये अनएरोबिक है। ये इसमें पलटाई की आवश्यकता होती है, इसमें पलटाई की आवश्यकता नहीं होती। इसमें 3 से 4 महीने लगते हैं, इसमें 5 से 6 महीने लगते हैं। ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये जल्दी बन जाता है, ये धीमे बनता है, धीरे धीरे। इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसमें टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्मेल, जो स्मेल है वो नहीं आती है, लेकिन इसमें आती है। ये इसमें याद रखने की चीज है इन तीनों के अंदर। ठीक है, इन तीनों में, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो याद रखना। अगला आता है एफसीयू। एफसीयू क्या है? एफसीयू है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। कब आया? 1955 में वापस इसको रिवाइज किया गया। पहले कब आया? 1955 में आया, जिसको 1985 में वापस इसको रिवाइज किया गया। किसके तहत आया? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आया था। ठीक है, इसके बाद में एफसीयू क्या करता है? क्वालिटी कंट्रोल, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड और कितनी उसको स्टोरेज करना है, क्या उसकी प्राइस रखनी है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? एफसीयू कंट्रोल करता है। एफसीयू ही लाइसेंस देता है कि किस कंपनी के द्वारा कितना फर्टिलाइजर या किस फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होगा। वो सारा काम किसका है? एफसीयू का है। ठीक है, इसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही है कि जो या तो जो फर्टिलाइजर है उसकी एक तो प्राइस फिक्स होनी चाहिए, सेकंड ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, थर्ड उसके अंतर्गत जो नकली फर्टिलाइजर या दूसरे फर्टिलाइजर का जो मिक्सचर होता है उसको रोकना होता है। ठीक है, अगला आता है आपके इसके स्पेसिफिकेशन, क्या क्या होते हैं। कुछ फर्टिलाइजर के कुछ स्पेसिफिक चीजें वो भी कौन कंट्रोल करता है? तो एफसीयू करता है। जैसे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट किसका है? अमोनियम सल्फेट किसका फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है। कितना होता है? 20.6% नाइट्रोजन। सल्फर कितनी होती है? 24%। व्हाइट कलर का होता है, एसिडिक इफेक्ट देता है। कितना? इक्विवेलेंट एसिडिटी 110 होती है। ठीक है, इसके बाद में कौन कौन सी क्रॉप में यूज होता है? और सेकेंड मोस्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। फर्स्ट कौन सा है? यूरिया। तो सेकेंड कौन सा हो गया? अमोनियम सल्फेट। अगला आता है डीएपी। डीएपी का नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट। किससे मिलकर बना है? अमोनिया के 2 मोलिक्यूलर प्लस फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बना है। नाइट्रोजन 18%, 46%, फास्फोरस 18 में से 2.5%। 18 में से 2.5% नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है? यूरिया फॉर्म में। यूरिया फॉर्म में नाइट्रोजन कितनी होती है? 2.5% होती है। ये इसका ग्रेड है। और इसके बाद में वाटर सोल्यूबल ज्यादा होता है और बेसल डोज के रूप में इसका देते हैं। और इक्विवेलेंट एसिडिटी की बात करें तो कितनी होती है? 74 होती है। और सीआरएच वैल्यू कितनी होती है इसकी? 81 होती है। ठीक है, अगला आता है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास फॉर्मूला क्या होगा? केसीएल। ठीक है, केसीएल इसका फॉर्मूला होता है। पोटेशियम कितना होता है? 60। ये क्या है? K2O, जबकि K कितना है? 50%। ठीक है,
50% क्या है के, लेकिन K2O कितना है 60% और 47% क्या है क्लोरीन है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है या रेडिश कलर का होता है, ठीक है, रेडिश कलर का होता है। अब रेडिश कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन की कुछ इंप्यूरिटीज होती है, आयरन की इंप्यूरिटी होने की वजह से ये लाल कलर का होता है, ये याद रखना। और पोटेशियम फर्टिलाइजर में कितना 99% इसी का यूज करते हैं। और दो चीज, पोटेशियम फर्टिलाइजर को 100% क्या करते हैं इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में 100% फर्टिलाइजर किसी का इंपोर्ट होता है तो कौन सा है पोटेशियम फर्टिलाइजर। कहां से आते हैं सबसे ज्यादा, कनाडा। पोटेशियम फर्टिलाइजर कहां से आते हैं, कनाडा। फास्फोरस फर्टिलाइजर कहां से आते हैं, मोरक्को। फास्फोरस कहां से आते हैं, मोरक्को। पोटेशियम कहां से आता है, कनाडा से। अगला होता है सल्फेट ऑफ पोटास, ऐसा पोटेशियम फर्टिलाइजर जिसमें क्या हो सल्फर कंटेंट हो, उसे कहते हैं कौन, K2SO4, ठीक है। कितना यूज करते हैं, ओनली 1%। कितना, K2O 50%, सल्फर 18%। फॉर्मूला K2SO4 इन क्रॉप के लिए फायदेमंद होता है। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है, सबसे पहला इन दोनों का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला KCl, इसका K2SO4। इसमें 60%, इसमें 50% पोटेशियम, इसमें 47% क्लोरीन, इसमें 18% सल्फर होता है, ठीक है। ये 99% यूज होता है, ये 1% से भी कम यूज होता है। ये रेडिश कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। ये व्हाइट कलर का होता है, ये क्लोराइड युक्त होता है, ये क्लोराइड से मुक्त होता है। नॉर्मल क्रॉप में यूज करते हैं। ये क्लोराइड सेंसिटिव, ऐसी क्रॉप जो क्लोराइड के लिए क्या है सेंसिटिव है, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। अगला आता है कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के क्या क्या बेनिफिट है। तो ये फायदेमंद होता है किसानों के लिए, ताकि ये क्वालिटी को कंट्रोल करे, नकली फर्टिलाइजर के मिलावट को रोकता है, समय समय उसकी स्टैंडर्ड को चेक करता है। इसके बाद में संतुलित पोषण, उत्पादकता, गुणवत्ता को बनाए रखता है। जो क्या बोलते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग में जो फर्टिलाइजर स्टोर है उनको भी कौन, FCO ही कंट्रोल करता है। अगला आता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आता है कि पोषक तत्वों के उपलब्धता की फॉर्म कौन कौन सी है और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम के क्या क्या काम है, उनका चित्र के साथ समझाओ। चित्र के साथ आपको समझाना है, ठीक है। सबसे पहले एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, 17। उनके क्या क्या फॉर्म है उनके बारे में याद होना चाहिए कि कार्बन किस फॉर्म में, CO2 फॉर्म में, हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 और H2O के फॉर्म में आता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में, फास्फोरस प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट के फॉर्म में आता है, और फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म में अपटेक होता है। पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca+2, Mg+2 और SO4-2 के फॉर्म में अपटेक होता है। इसी के साथ में प्लांट में इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है वो भी याद रखना, 45, 6, 45%, 1.5% और 0.2%, पोटेशियम 1%, कैल्शियम 0.5%, मैग्नीशियम 0.2%, सल्फर 0.1%। ये सारे किसमें है, परसेंट के अंतर्गत हैं, ये चीज याद रखना। अगला आता है आयरन। आयरन की कंसंट्रेशन कितनी है, 100 ppm। माइक्रोन्यूट्रिएंट किस में आते हैं, ppm में। किस फॉर्म में, मेनली FeS2 फॉर्म में होता है। जिंक कितना है, 20 ppm। किस फॉर्म में, Zn+2। कॉपर कितना है, 6 ppm। ये कंसंट्रेशन किस में है, प्लांट के अंतर्गत। किस फॉर्म में, Cu+2। मैग्नीज कितना है, 20 ppm, Mn+2। फॉस्फोरस 20 ppm, H3BO3 एकमात्र का मिनरल न्यूट्रिएंट जो किसमें, न्यूट्रल फॉर्म में अपटेक होता है। इसके अलावा HBO3 माइनस में भी होता है, H2BO3 -2 में भी होता है, और BO3 -3 में भी होता है, ठीक है। ठीक है, अगला आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.1 ppm होता है, और MoO4-2 में ये अपटेक होता है। क्लोरीन कितना होता है, 100 ppm होता है, और किस फॉर्म में, Cl-।
निकल कितना होता है 0.1 ppm होता है और Na+2 के फॉर्म में अपटेक होता है। ठीक है, अगला आता है डिफरेंट फर्टिलाइजर क्या और उनके क्या क्या फंक्शन है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लांट की कौन सी लीफ पे आता है, लोअर लीफ पे आता है। फास्फोरस और पोटेशियम के साथ मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम कहाँ आते हैं, लोअर लीफ पे आता है। काम, क्लोरोफिल का काम, अमीनो एसिड और प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है 16% होता है। ठीक है, 16% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अगला डीएनए और आरएनए में भी इसका रोल होता है, लेकिन डीएनए आरएनए में मेन न्यूट्रिएंट कौन सा है, फास्फोरस। वेजिटेटिव ग्रोथ में काम आता है, डार्क ग्रीन कलर देता है। विटामिन में काम आता है और क्वालिटी और यील्ड बढ़ाने में काम आता है। मेनली किसके लिए काम में ले जाता है, लीफी वेजिटेबल, साथ में फूडर क्रॉप के लिए मेजर न्यूट्रिएंट है कौन सा, नाइट्रोजन। ठीक है, यदि डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, लोअर लीफ में क्लोरोसिस। कैसे, ये कोई पत्ती है तो यहां से वी शेप में क्लोरोसिस शुरू होगा। ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट की हाइट छोटी हो जाएगी, वृद्धि धीमी हो जाएगी, लीफ छोटी हो जाएगी, जल्दी मैच्योर हो जाएगा और प्रोडक्शन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, ये इसके बारे में याद रखना। अगला होता है इसकी यदि अधिकता हुई तो क्या होगा। यदि नाइट्रोजन कंटेंट का काम क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ करना। यदि नाइट्रोजन ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, और वेजिटेटिव ग्रोथ यदि ज्यादा हुई तो क्या होगा, इंसेक्ट का अटैक ज्यादा होगा। ठीक है, अगला फास्फोरस। फास्फोरस किसका मेन सोर्स है, एटीपी और एडीपी बनाने का काम है, रूट बनाने में काम आता है, इसके अलावा सीड बनाने में काम आता है, इसके अलावा फ्लोरिंग के लिए भी काम में लिया जाता है फास्फोरस। अगला काम इसका सेल डिवीजन में भी होता है और क्रॉप को मैच्योरिटी और नाइट्रोजन फिक्सेशन में फास्फोरस का एक मेजर रोल होता है। यदि फास्फोरस की कमी हुई तो प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, छोटी। इसके अलावा एंथोसाइनिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एंथोसाइनिन का एक्यूमुलेशन की वजह से पर्पल कलर आ जाएगा, रूट कमजोर हो जाएगी, फल फूल कम लगेंगे, पकने में देरी होगी, उपज कम होगी, प्लांट क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पत्तियां क्या हो जाएगी, सिकुड़ी हो जाएगी और नीचे की तरह मुड़ जाएगी। ठीक है, प्लांट कैसा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पत्तियां सिकुड़ जाएगी, पतली हो जाएगी और अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। अगला आता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, 60+ एंजाइम, 60+ एंजाइम को एक्टिवेशन करता है। ये किसी भी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता, ये याद रखना। लेकिन बोरोन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो किसी भी एंजाइम को एक्टिवेशन का काम नहीं करता है। तो याद रखना, कौन सा न्यूट्रिएंट जो किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करता है, बोरोन। कौन सा एंजाइम, कौन सा न्यूट्रिएंट जो किसी स्ट्रक्चर में पार्ट नहीं लेता है, पोटेशियम। ये दो चीज याद रखना। इसके अलावा वाटर बैलेंस, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने के लिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन का काम करता है। ठीक है, अलावा स्टोमेटा के लिए फोटोसिंथेसिस को करता है, पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। किसकी, स्टोमेटा की पीएच, जिसकी 6 to 8 पीएच रखने का काम करता है। अगला डिजीज रेजिस्टेंट बनाता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है और कोल्ड और ड्रोथ के लिए भी क्या करता है, सेंसिल बनाने का काम करता है। इसे क्वालिटी एलिमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये ड्रोथ रेजिस्टेंट में भी काम आता है, और डिजीज, यदि पूछा जाए मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन सा न्यूट्रिएंट है जो डिजीज रेजिस्टेंट में काम आता है, तो पोटेशियम। और यदि माइक्रो में पूछे तो कॉपर क्या काम करता है माइक्रो में, डिजीज रेजिस्टेंट, और मैक्रो में कौन है, पोटेशियम। ये बात याद रखना। ठीक है, अगला इनके डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम हो गए, पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाएगी, ये लोअर लिप कहां दिखेंगे, किनारे पर इसके सिम्टम दिखेंगे। ठीक है, पत्तियां अंदर की तरफ सिकुड़ने लग जाएगी, जली हुई लगेगी। ठीक है, लीफ स्कॉर्चिंग, जली हुई लगेगी, तना कमजोर हो जाएगा, पौधा गिर जाएगा, इंसेक्ट ज्यादा हो जाएगा और प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। कारण ये क्या करता, स्टेम को मजबूती देता। यदि इसकी कमी हुई तो स्टेम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और थोड़ी सी हवा आई, ये क्या हो जाएगा, गिर
जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण करें और यूरिया निर्माण की प्रोसेस को लिखिए, साथ ही मिट्टी में इसकी क्रियाविधि को समझाना है। यानी कौन कौन से फॉस्फेटिक वाले फर्टिलाइजर है उनके बारे में देखना है, उनका क्या क्लासिफिकेशन है उनके के बारे में देखना है। उसके बाद में यूरिया क्या है, यूरिया का कैसे फॉर्मेशन होता है और उसका सोइल में क्या रिएक्शन होती है उसके बारे में देखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन से होते हैं। ठीक है, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें फॉस्फोरस क्या हो, मेजर सोर्स हो, वो वाले होते हैं। इसमें कौन आता है, एसएसपी आता है, टीएसपी, डीएपी, एमएपी, ये सारे। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट, ये सब इसी के हैं। सॉरी, इसको तीन भागों में बांटा गया, एक तो वाटर सोल्यूबल, सिट्रेट सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल होता है वो कौन से होते हैं, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट सारे क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। जबकि सिट्रेट सोल्यूबल कौन से होते हैं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। इसका एग्जांपल याद रखना, डिब्बा, डिब्बा, डिब्बा क्या है, सिट्रेट सोल्यूबल, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, बेसिक स्लेग। अगला होता है इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल में कौन आता है, इनसोल्यूबल है तो रोबो, रोबो क्या है, किसी में भी सोल्यूबल नहीं है, यानी रॉक फॉस्फेट और बोन मील, ये याद रखना। अगला बात करें यूरिया, यूरिया नाइट्रोजन का एक मेजर सोर्स है इंडिया में। कितना, 80% नाइट्रोजन की रिकवरी कौन करता है, अकेला यूरिया करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें यूरिया का फॉर्मूला याद रखना, CH2NOCH2, NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 46% क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, RNH2 यानी एमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन होती है। इसके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस देखते हैं। यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले अमोनिया प्लस CO2 दोनों की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, अब अमोनियम कार्बामेट किसमें चेंज होगा, यूरिया NH2CO NH2 में चेंज होगा। कितनी प्रोसेस में होता है, एक और दो प्रोसेस में होता है। पहली प्रोसेस में टेम्परेचर कितना होता है, 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड प्रोसेस में कितना होता है, 250 डिग्री सेल्सियस। पहले में प्रेशर 300 टू 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास प्रेशर होता है। और इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन होता है। इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 37 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। फिक्स डाटा याद नहीं, अभी फिक्स याद नहीं आ रहा कितनी, 37 या 47 है। बस आप ये याद रखना, आपके लिए इससे ज्यादा कुछ याद रखने की वैसे भी जरूरत नहीं है। कितनी एनर्जी वगैरह रिलीज होती है वो आपके लिए काम की नहीं है, वो JRF में काम की चीज है, कितनी एनर्जी किससे रिलीज होती है। ठीक है, बस ये याद रखना, टेम्परेचर कितना होता है और क्या बनता है, और किस किस से मिलकर बना होता है, अमोनिया और CO2 से, ये याद रखने की चीज है। ये इसका अमोनियम कार्बामेट से यूरिया बनता। इस समय यदि टेम्परेचर 132 से ज्यादा चला जाता है तो दो यूरिया के मॉलिक्यूल, कितने, दो यूरिया के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, NH2CONH2 और एक अमोनिया बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाईयूरेट के नाम से जाना जाता है। और बाईयूरेट की कंसंट्रेशन यदि फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हो तो 0.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यदि सोइल एप्लीकेशन कर रहे हो तो 1.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात का याद रखना। ये फ्लो चार्ट के रूप में दे रखा क्या है। ठीक है, अगला आता है कि मिट्टी में यूरिया की क्या क्या है, यदि सोइल में आप यूरिया डालते हो तो क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले आप यूरिया डालोगे सोइल के अंतर्गत, यूरिया डालते ही कौन सा एंजाइम आएगा, यूरिएज एंजाइम आएगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट से पहले बनता है कार्बामेट,
मेट सबसे पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो अमोनियम कार्बामेट क्या है? अनस्टेबल। यूरिया हाइड्रोलाइसिस में सबसे पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट अमोनियम कार्बामेट, स्टेबल प्रोडक्ट अमोनियम कार्बोनेट। कौन सा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनियम कार्बोनेट, फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट अमोनियम कार्बामेट। जबकि लास्ट कौन सा बनता है? वो बनता है अमोनिया बनता है। वो क्या है? स्टेबल। अमोनिया क्या है? स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद में फर्दर अमोनिया क्या होता है? जो अमोनिया फॉर्म होती है सबसे पहला आता है नाइट्रोसोमोनास, वो किस में चेंज करता है? नाइट्रेट NO2 माइनस में, फिर उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। सेकेंड स्टेप में इसमें दो माइक्रोब आते हैं। फर्स्ट स्टेप में कौन आता है? नाइट्रोसोमोनास। सेकेंड में कौन आता है? नाइट्रोबैक्टर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस कहा जाता है। पहले स्टेज में नाइट्रोसोमोनास और सेकंड में नाइट्रोबैक्टर होता है। और जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर होते हैं वो किसको इनहिबिट करते हैं? इस एंजाइम को या इस प्रोसेस को रोक देते हैं। ये याद रखना, ठीक है। अब कंफ्यूजन होता है पहले मोनास आएगा या पहले बैक्टर आएगा, बार बार कंफ्यूजन होता है। तो ट्रिक, मोनास में क्या आ रहा? माँ क्या आती है? पहले। बैक्टर यानी बेटा क्या आएगा? बाद में आएगा, ठीक है। इस तरह इसको याद रख सकते हो। ये तो हो गई सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में नाइट्रेट या अमोनिया प्लांट लेगा, रूट के द्वारा अपटेक होगा और प्लांट ग्रोथ में अपना रोल देगा, ठीक है। अगला आता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट क्या है? यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज है कंपेयर टू अदर फर्टिलाइजर। सबसे ज्यादा किसमें है? एनहाइड्रस अमोनिया में। कितना है? 82। उसके बाद में यूरिया में 46 है। इसके बाद में वाटर सोल्यूबल ज्यादा है, सारे क्रॉप में यूज कर सकते हैं और कॉस्ट भी क्या आती है? कम आती है। इसके बाद में हानि की बात करें तो इसका जो वोलेटिलाइजेशन लॉस ज्यादा होता है और लीचिंग लॉस ज्यादा होता है। अब वोलेटिलाइजेशन लॉस क्या होता है? अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH3। और NH3 कहाँ चला जाता है? एनवायरमेंट में चला जाता है। उसे क्या कहते हैं? वोलेटिलाइजेशन लॉसेस कहते हैं। लीचिंग लॉसेस क्या होता है? नाइट्रेट का वाटर में घुलकर सोइल में नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है? लीचिंग लॉसेस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि सोइल फर्टिलिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन। उसके बाद में उसके एनालिसिस के डिफरेंट मेथड कौन से हैं और उसमें से किसी 4 मेथड के बारे में डिटेल से लिखना है। सबसे पहले फर्टिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ सोइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट क्या कहलाता है? सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में कौन आता है? सोइल टेस्टिंग, प्लांट एनालिसिस। इसके अलावा विजुअल सिम्टम, बायोलॉजिकल मेथड, फील्ड एक्सपेरिमेंट, इंडिकेटर प्लांट और एसटीसीआर। ये इसके साथ क्या है? अलग अलग मेथड है। उसमें सबसे पहला किसी 4 के बारे में लिखना है। तो सबसे पहला अपन देखते हैं सोइल टेस्ट मेथड। सोइल टेस्ट मेथड क्या होता है? इसके अंतर्गत विभिन्न केमिकल्स या विभिन्न फर्टिलाइजर का क्या कहते हैं? विभिन्न अलग अलग मेथड के द्वारा एनालिसिस करके पता लगाया जाता है कि सोइल में किस न्यूट्रिएंट की कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसमें प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले सोइल सैंपल लेते हैं। सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे? कोई फील्ड है उसमें चारों तरफ 2 मीटर की जगह छोड़ेंगे, अलग अलग हापाजार्डस फॉर्म में अलग अलग फॉर्म से सैंपल कलेक्ट करेंगे। कितने करते हैं? 10 से 12 पर हेक्टर। कितनी डेप्थ? 15 सेंटीमीटर। किस तरह का? वी शेप का कट लगाया जाता है। कितना? वी शेप 15 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं और सैंपल कलेक्ट करते हैं। कितनी साइज होनी चाहिए? तो 500 ग्राम सैंपल की साइज होनी चाहिए। क्या करते हैं? सैंपल लिया, उसको प्रॉपर बिछा के 4 भागों में डिवाइड करते हैं, आमने सामने के यूज करते हैं और आमने सामने के हटा देते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? क्वार्टरिंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में ड्राई करते हैं, सुखाते हैं सैंपल को, उसको ग्रीड करते हैं, छानकर उससे जो बड़े मटेरियल है उनको अलग कर लेते हैं और फिर अलग अलग लेब में अलग अलग मेथड के द्वारा उनको एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन करते हैं कि कितनी रिक्वायर्ड होती है। यदि वैल्यू कम आ रही है तो 25 से 50% ज्यादा, यदि ज्यादा वैल्यू आ रही है तो 25 से
50% नॉर्मल की तुलना में कम कर देंगे। ठीक है, अगला है प्लांट एनालिसिस मेथड, जिसमें प्लांट का कुछ सैंपल को लेकर एनालिसिस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लांट एनालिसिस मेथड कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा, हिडन हंगर का पता लगा सकते हैं और पोषक तत्वों की क्या स्टेटस है उसका पता लगा सकते हैं। अगला आता है विजुअल सिम्टम, जो प्लांट है, प्लांट को आदमी देखकर पता लगा सकता है कि इसमें इस न्यूट्रिएंट की कमी है या इस न्यूट्रिएंट की अधिकता है, उसे क्या कहते हैं, विजुअल सिम्टम कहा जाता है। और इसमें कैसे, जैसे नाइट्रोजन, यदि नाइट्रोजन की कमी है क्लोरोसिस, कौन सी, लोअर लिप में, यदि सल्फर की कमी है अपर लिप में क्लोरोसिस, फास्फोरस की वजह से पर्पल कलर, पोटेशियम की वजह से लिप मार्जिन पे बर्निंग होगा, कैल्शियम की वजह से टॉप पार्ट हुक लाइक स्ट्रक्चर में, इसके अलावा मैग्नीशियम लोअर लिप में इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, जबकि अपर लिप में जो न्यू लिप होती है उसमें इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस आयरन की वजह से। ठीक है, अगला होता है मैग्नीज, मैग्नीज की वजह से कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, किस लिप में, अपर लिप में या न्यू लिप में देखने को मिलता है। ये क्या इजी मेथड है और कम खर्चा लगता है, लेकिन नुकसान क्या है, इसमें एक स्किल पर्सन की आवश्यकता होती है, हर कोई इसे देखकर नहीं बता सकता है। ठीक है, और सेकंड, इसमें कब पता चलेगा, जब न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा क्या होगी, कमी होगी और उनके सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे, उसके बाद पता लगेगा। तब तक तो यील्ड का कुछ रिडक्शन हो जाएगा, उसके बाद में पता लगाएगा, और उसके बाद में यदि अपन देंगे तब तक यील्ड में कुछ न कुछ तो लॉस अपने को देखने को मिलेगा। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड कुछ माइक्रोब का यूज करके पता लगाया जाता है कि उसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है। इसमें जैसे पोर्ट कल्चर मेथड किसने दिया था, मिस्चेलिस ने दिया था, मिस्चेलरिस नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था। कौन सी क्रॉप ली थी, बार्ले, बार्ले क्रॉप लेके यूज किया था। नेबुलर सीडलिंग कितने, 17 दिन के सीडलिंग लेकर और 100 सीड लेकर पता लगाया कि किस न्यूट्रिएंट की क्या कमी है। ठीक है, इसमें इतने ही याद रखना कौन कौन से मेथड है, इसके अंदर डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। और यदि याद रखना है तो कितने दिन की सीडलिंग, 17 दिन की सीडलिंग, कितना सीड यूज किया, 100 सीड, 100 क्या थे, सीड थे, कौन सी क्रॉप थी, राई क्रॉप थी। ठीक है, ये 3 चीज याद रख लेना। ये रिसर्च कार्य के लिए उपयोगी होता है और पोषक तत्वों की एफिशिएंसी या सटीकता का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इवोल्यूशन का क्या फायदा होगा, बैलेंस फर्टिलाइजर, हेल्थ में इंप्रूव, यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा। ये इसका क्या है, फायदा है। तो ये होता है आपका पेपर 2024-25 का डिटेल एनालिसिस। इसमें अपन ने देखा जो भी क्वेश्चन आए उनमें आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, और यदि कुछ नई चीज है उससे देखा, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में आपने देखा। और अब आपके लिए वन शॉट जिसके अंतर्गत सारी डिटेल एनालिसिस वाला लेक्चर है वो आपके अपलोड हो चुका, उसको जरूर देखना। और अब आपके लिए लेके आया जाएगा गेस्ट पेपर कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं अगले साल या इस साल जब आप पेपर दोगे तब कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका बारे में आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाया जाएगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद।